तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर आपका पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम पढ़ेंगे मशीन सेकंड। देखिए, मशीन सेकंड का ये आपका थर्ड वीडियो लेक्चर है। कौन सा थर्ड वीडियो लेक्चर है? आपका रिवीजन क्लास का मशीन सेकंड का रिवीजन क्लास का आपका ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दें। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज का जो कि लाभ मिल सके और लोग भी आपके जो फ्रेंड हैं वो भी मशीन का रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो मशीन का आपका ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। आज का रिवीजन क्लास आपकी चल रही है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको वहां पर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सेकंड यूनिट कवर करेंगे पूरी आपकी सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर, इसी सिंगल फेज मोटर का दूसरा नाम क्या है? आपका फ्रिक्शन हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, FHP मोटर भी जो कि है, हम इसको सिंगल फेज मोटर को कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपका ये पूरा कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए, बहुत ही जल्दी आपका कोर्स जो कि कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक, एक बार तो आपका कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है, दूसरी बार आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ये आपकी चल रही है कौन सी? रिवीजन क्लासेस। तो अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगल फेज मोटर। इसको हम क्या कहते हैं? आपके फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर भी जो कि इसको कहा जाता है FHP। इसमें हम जान लेते हैं, इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम सबसे पहले कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये इसका केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक, ये केवल जानकारी के लिए आपकी। ठीक है, अभी आप लोग कोई नोट ना करें, इसको कोई भी नोट ना करेगा, ये केवल आपकी जानकारी के लिए एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक मशीन होती है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किया जाता है। इसलिए देखिए सिंगल किया जाता है। यह सिंगल फेस AC सप्लाई पर ऑपरेट होती है। यह किस पर ऑपरेट होती है? सिंगल फेस AC सप्लाई पर ऑपरेट होती है, इसलिए हम इसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत कम HP की होती है, इसलिए इसका यूज जो किया घरेलू कामों में, AC में, फ्रिज में, कूलर में और मिक्सी और आपके मिक्सर आदि में इसका जो किया यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है जी, हम दिखा दें आपको। देखिए, इंट्रोडक्शन देखने से पहले सभी लोग आप लोग एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लें, जिससे कि आपको इसको जानने में काफ़ी जो कि आसानी होगी। देखिए, इसका देखिए क्लासिफिकेशन आप समझ लें कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर या FHP मोटर का वर्गीकरण। देखिए, ये आपकी दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका है क्या? कैपेसिटर स्टेटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर। दूसरे भाग में आपके आते हैं स्पेशल पर्पस मोटर, जैसे कि आपका शेडेड मोटर, आपके रिलक्टेंस मोटर, तीसरी आपकी सीरीज मोटर, शंट मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर और हाइस्टेसिस मोटर। ठीक है, इसमें से इन चारों में से, ठीक, इन चारों में से जो कि है आपकी एक आएगी पक्का मोटर और इन तीनों मोटर में से एक मोटर इसमें से आएगी। तो 4, 3, 7, 7 में से आपके दो क्वेश्चन जो कि है 100% आएंगे ही, हर साल पूछा जाता है। या तो आपसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पूछ लेगा या कैपेसिटर रन मोटर, या आपसे पूछ लेगा कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर क्या होती है। आपसे पूछ ले शेडेड, रिलक्टेंस, ठीक, शंट और आपके सीरीज, आपके यूनिवर्सल और हाइस्टेसिस मोटर। इन चारों में से जो कि है कोई एक आपसे पूछ सकता है। अब चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एक मशीन होती है, ठीक, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट या चेंज करने के लिए किया जाता है। यह मशीन सिंगल फेस AC सप्लाई पर ऑपरेट होती है, इसलिए इसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कहते हैं। देखिए, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बहुत कम HP की होती है, इसलिए इसे घरेलू कामों में अधिक यूज किया जाता है, जैसे कि AC, फ्रिज, कूलर, मिक्सी और आपके मिक्सर, पंखे आदि में। ठीक है, ये आपको जो हम पढ़ा चुके हैं वही चीज़ है। ठीक, देखिए, इस मोटर के घूमने वाले भाग को किसी भी प्रकार की बाहरी सप्लाई से जो कि है नहीं जोड़ते हैं। इस मोटर के घूमने वाले भाग को किसी भी प्रकार की सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं। इस मोटर का प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक किया जाता है। ठीक, ये बेसिक सी जानकारी है। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, तभी यह मोटर सेल्फ स्टार्ट हो पाती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। जिस प्रकार 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज में आपके जो कि 433 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, वैसे ही सिंगल फेज में 220 वोल्ट मोटर जो कि है 220 वोल्ट पर जो कि है मोटर घूमती है। अब इसके बाद देखिए, इसमें थोड़ी और जानकारी हम इकट्ठी करेंगे।
देखिए सिंगल फेस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, इसमें प्रोटेक्शन लगभग नहीं ना के बराबर जो कि ये होता है। ठीक है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में लोड के साथ गति में बदलाव होती है। किसी भी एसी मोटर को घुमाने के लिए आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है जो दो या दो से अधिक या ज़्यादा फेस सप्लाई से संभव है, सिंगल फेस से संभव नहीं है, इसलिए ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक, तो इसी तरह से जो कि आप इसमें जो कि और जानकारी इसमें दी गई है कि किसी सिंगल फेस मोटर की आपकी सिंगल फेस से चलाने के लिए सिंगल फेस की सप्लाई को दो भागों में बांटा जाता है, जिससे कि मोटर को दो फेस की सप्लाई मिल सके। मतलब कि इसका जो बेसिक सी जानकारी है, इसका कहने का मतलब क्या है कि सिंगल फेस मोटर को सिंगल फेस से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सप्लाई को दो भागों में बांट देते हैं। सिंगल फेस की सप्लाई को दो भागों में हम बांट देते हैं, जिससे मोटर दो फेस की सप्लाई मिलती है, तो मोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। देखिए अगर आप मान ले, आपको रफली समझा दें, अगर आपका एक फेस होगा, आपको पता है कि अगर आपकी ये मोटर है तो इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए दो सप्लाई दी जाएगी। ठीक, एक इस साइड। लेकिन सिंगल फेस में क्या होता है, एक ही सप्लाई होती है, तो एक ही सप्लाई को हम दो भागों में इस तरह से बांट देंगे और आपकी मोटर घूम लेगी। ये आपको रफली समझाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे। इसमें देखिए हम आगे कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, संरचना की। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में दो मुख्य भाग होते हैं, एक आपके रोटेटिंग पार्ट और दूसरा आपका स्टैटिक। ठीक, दूसरा स्टैटिक। स्टेटर देखिए क्या है, स्टेटर और रोटर आप मान लें। स्टेटर क्या है, यह मोटर का स्थिर पार्ट होता है। आपके स्टेपिंग से बनी लैमिनेटेड संरचना होती है, जिसकी वजह से दूसरे आयरन आपके जो कि है लॉस कम होती है। आयरन लॉस जो कि है क्या होता है, कम होती है। आपके स्टेपिंग आपके सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, जो कि हाइस्टेरेसिस लॉस को कम कर देती है। इस प्रकार की या इस मोटर के स्टेटर पर केवल एक या दो सिंगल फेस बाइंडिंग होती है। आप इस तरह से जो कि इसका चित्र बना सकते हैं स्टेटर का। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि इसमें दो बाइंडिंग होती है। इसमें क्या दो बाइंडिंग होती है, जिसे मेन बाइंडिंग व ऑक्सिलरी बाइंडिंग कहा जाता है। इसकी आपकी स्टेटर बाइंडिंग से चार तार निकलकर आपके टर्मिनल बासर में आते हैं। मेन वाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। ठीक, ऑक्सिलरी के साथ क्या कहते हैं, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद रोटर को आप समझ लीजिए कि इस मोटर का रोटर आपके केज टाइप होता है। इस मोटर का रोटर जो कि है रोटर केज टाइप होता है। रोटर के स्लॉट में कॉपर या एल्यूमिनियम के बार का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको भरने के लिए, जो कि आपकी आइसोलेटेड नहीं होता है। बार को आपके कंडक्टिविटी रिंग की सहायता से शॉर्ट कर दिया जाता है। यह पूरे संरचना केज की तरह दिखता है। देखिए बार एक दूसरे के लिए आपके परमानेंट रूप से शॉर्ट होते हैं, इसलिए पूरे रोटर का आपके रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। देखिए स्टेटर और रोटर के बीच आपकी इक्वल गैप रखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसका जो कि रोटर का डायग्राम बना सकते हैं। कि इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम देख सकते हैं। दो पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का डायग्राम आपका ये रहा। ठीक है, देखिए ये आपकी क्या है, आपकी वन फेस एसी सप्लाई है। ये है आपका सिंगल फेस स्टेटर वाइंडिंग, ये है स्क्वायर गेज रोटर और ये है सिंगल आपका सॉफ्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसकी हम वर्किंग जान लेते हैं कि हम जानते हैं कि मोटरिंग क्रिया के लिए दो फ्लक्स उपलब्ध होना आवश्यक होता है। दो फ्लक्स आपके होना चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ संपर्क टॉर्क उत्पन्न करते हैं। सिंगल फेस एसी मोटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को दी जाती है। स्टेटर वाइंडिंग एक अल्टरनेटर आपके करंट को प्रवाहित करता है जो फ्लक्स को उत्पन्न करता है और यह फ्लक्स मेन फ्लक्स कहलाता है। अब यह फ्लक्स रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करता है और रोटर के ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, इसमें भी एक अन्य फ्लक्स उत्पन्न होता है। दूसरे फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ के कारण आपका इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न होता है। क्या होता है, इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न होता है। सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद आपके पल्सेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जो रोटर इनर्टिया के कारण रोटेट नहीं करता है और सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसके लिए जो कि है डबल आपकी रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को समझना पड़ता है। ठीक, किसको समझना पड़ता है? डबल आपके रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को जो कि हमको समझना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बनाना चाहें तो उसको बनाएं, वरना इसको ना बनाएं। अब कैरेक्टरिस्टिक हम इसको समझते हैं। देखिए, इसकी दक्षता कम होती है। ठीक, इसकी दक्षता क्या होती है? कम होती है। शक्ति गुणक बहुत कम होता है इसका, समान लोड के लिए दक्षता कम होती है। स्पीड आपकी रेगुलेशन कमज़ोर होती है और टॉर्क जो कि है कम टॉर्क उत्पन्न होता है। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और आपकी मेंटेनेंस व संरचना इसकी सरल होती है। ठीक है, अब इसके बाद एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए, एसी में, फ्रिज में, मिक्सर में, वैक्यूम क्लीनर में, पंखे में, आपका सिलाई मशीन में और आपके शेविंग मशीन और आपके हेयर ड्रायर में आदि सभी जगहों पर जो कि ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा आता है स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर, अब इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही एक प्रकार है। आपकी मतलब जो स्लिप फेज इंडक्शन मोटर है वही आपकी जो कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार है। ठीक है, यह भी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। मतलब कि स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम क्या है? आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हम इसको चित्र के माध्यम से जो कि ये समझते हैं। देखिए, संरचना में हम लिखेंगे सीधा सा। ठीक है, इसमें आपकी दो वाइंडिंग होती हैं। आपका स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में हमारी कितनी? दो बाइंडिंग से मिलकर ये बनी होती है। आपकी पहली बाइंडिंग होती है ये वाली, जिसको हम कहते हैं मेन बाइंडिंग। मेन बाइंडिंग आपकी कहलाती है क्या? रनिंग बाइंडिंग। ये आपकी रोटर को रन कराने के लिए जो कि ये सहायता करती है, इसीलिए हम इसको रनिंग बाइंडिंग कहते हैं। ये आपकी क्या है? ये आपकी है क्या? रनिंग बाइंडिंग, मतलब कि मेन बाइंडिंग। और दूसरी है आपकी स्टार्ट बाइंडिंग, मतलब कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग, मतलब कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग। ठीक, इसी से हमने जो कि इसको जो कि है बनाया, या एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये वाली बाइंडिंग आपको रोटर को स्टार्ट करने में मदद करती है और ये वाली बाइंडिंग हमको रोटर को रन कराने में मदद करती है। ठीक, कंटिन्यूली जो कि रन कराती रहेगी। ये आपका क्या है? आपके रेजिस्टेंस और ये आपका रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिए, आप इसमें देख सकते हैं संरचना में आप क्या लिखेंगे कि हमारी इसमें जो कि दो वाइंडिंग होती हैं। एक आपकी होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है स्टार्ट वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग आपकी रन कराती है, ठीक, रन वाइंडिंग कहलाती है, और आपकी स्टार्ट वाइंडिंग आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहलाती है। सभी आपके सामने जो सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बीच स्टार्टर लगा होता है, ठीक, और आपका एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी इसमें लगा होता है। अब देखिए, इसको हम आगे समझते हैं इसमें कि दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहती हैं। ठीक, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कैसी? पैरेलल में कनेक्ट है और दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है। दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है आपकी दोनों वाइंडिंग के बीच। ठीक है, ध्यान रखिए, जो हम कह रहे हैं वो आप अच्छे सुनते जाएं। दोनों वाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है। मेन वाइंडिंग में कम रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस। ठीक, मेन वाइंडिंग में कम रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस, जबकि जिसकी सहायता से वाइंडिंग में हाई रिएक्टेंस और कम रेजिस्टेंस होता है, जबकि सहायता से ठीक, आपकी जबकि सेकेंडरी, मतलब कि आप कहें स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक, कौन सा? हाई रेजिस्टेंस और कम आपका रिएक्टेंस होता है। मतलब कि आप यहाँ से समझे सीधा सा कि आपकी जो मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग में क्या होता है आपका? मेन वाइंडिंग में आपका कम रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कम रहेगा, रेजिस्टेंस इसमें कम रहेगा, और आपका रिएक्टेंस जो कि है ये आपका हाई रहता है। रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस हाई रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्टार्टिंग बाइंडिंग की, उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आपका क्या? रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें, इसमें रेजिस्टेंस आपका रहेगा हाई और रिएक्टेंस रहेगा आपका क्या? कम। रिएक्टेंस कम, रेजिस्टेंस हाई, तभी आपकी ये इस दिशा में घुमाएगी और ये इस दिशा में घुमाएगा, तभी जो कि इस तरह से ये रोटर घूमेगा आपका। देखिए, मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम रहता है और रिएक्टेंस हाई रहता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसमें आपका रेजिस्टेंस हाई और रिएक्टेंस कम रहता है। संरचना आप चित्र से अगर आप समझते हैं तो बहुत ही सरल जो कि हो जाता है। वर्किंग हम देख ली कि सिंगल फेस एसी सप्लाई दोनों वाइंडिंग में दी जाती है। ठीक है, दिया जाता है तो आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे रोटर
जो कि है रोटेट करता है, मतलब कि रोटर क्या करता है, घूमने लगता है। जब रोटर 70 से 80% तक की स्पीड मूव करने लगता है, मतलब कि 70 से 80% की स्पीड पर आपका जब रोटर घूमने लगता है तो स्टार्टिंग बाइंडिंग आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है आपकी सर्किट से अपने आप अलग हो जाती है। देखिए आपको यहाँ से चित्र के माध्यम से समझे कि जब आपका रोटर 70 से 80% की स्पीड को जो कि हासिल कर लेता है तो आपकी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है ये क्या हो जाती है, ये अलग हो जाती है, मतलब कि ये कट हो जाती है। ठीक, ये बाइंडिंग आपकी अलग हो जाती है, केवल आपकी मेन बाइंडिंग से ही आपका रोटर घूमता रहता है। इसीलिए हम मेन बाइंडिंग को क्या कहते हैं, रन बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक, एक बार और आप समझें कि सिंगल फेस एसी सप्लाई दोनों बाइंडिंग को दी जाती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब रोटर आपका 70 से 80% हासिल कर लेता है तो ये आपकी जो कि है स्टार्टिंग बाइंडिंग आपकी सर्किट से अलग हो जाती है और मेन बाइंडिंग पर जो कि आपका रोटर घूमता रहता है। देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग आपकी सर्किट से अलग हो जाती है और यह काम एक आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच करता है। आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग को अलग करने का काम कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका इस काम को करता है, इसको बाइंडिंग को स्टार्टिंग बाइंडिंग को अलग कर देता है। ठीक है, यह एक ऐसे स्विच होता है यह एक ऐसा स्विच होता है जो कि स्टार्टिंग टाइम में स्टेटर आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग को मोटर सर्किट से कनेक्ट रखता है और मोटर की स्टार्टिंग के बाद ओपन होकर आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग को मोटर सर्किट से बाहर कर देता है। देखिए आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम बताया गया है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, जब आपका रोटर शुरुआती स्पीड पकड़ता है तो ये इसको जो कि है आपकी ओपन मतलब कि चालू रखती है स्टार्टिंग बाइंडिंग को, लेकिन जैसे ही रोटर आपका 70 से 80% हासिल कर लेता है स्पीड तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है जिससे कि आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग अलग हो जाती है सर्किट से। ठीक, यही चीज़ जो कि यहाँ पर समझाई गई है। इसे आपके देखिए इसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फेज को दो वाइंडिंग में आपकी स्प्लिट कर देती है। यह 1 HP तक की मोटर होती है। देखिए एक चीज़ और आप नोट कर लें कि 1 HP तक की सभी मोटर या 1 HP से कम मोटर आपकी जितनी भी आती हैं वो सभी आपकी FHP मोटर के अंतर्गत आती है, मतलब कि आपके फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर के अंतर्गत ही आती हैं जितनी भी आपकी 1 HP से कम की मोटर होती हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ब्लोअर में, एयर कंडीशनर में, मिक्सर और ग्राइंडर में और स्मॉल कंप्रेसर में और आपके स्मॉल पंप में जो कि इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आज हम आपको समझा देंगे शॉर्ट फॉर्म में कि आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है, कैपेसिटर रन मोटर क्या होता है और कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर क्या होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लें चित्र के माध्यम से। देखिए इसका डायग्राम आपको स्प्लिट गेज इंडक्शन मोटर की तरह जो कि देखने को मिलेगा, स्प्लिट इंडक्शन मोटर की तरह। देखिए आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ये मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसको हम कहते हैं क्या, स्टार्ट वाइंडिंग और ये आपकी रन बाइंडिंग होती है। ठीक, रनिंग बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें एक अपना जो कि है सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और आपका जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, कैपेसिटर आपका जो कि है स्टार्टिंग बाइंडिंग से जो कि है सीरीज क्रम में जो कि है लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आप थोड़ा लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, डिटेल से आपको अभी पढ़ाएंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटर का जो कि है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। कैपेसिटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि शुरुआती टाइम में जो मोटर में झटके लगते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसमें कैपेसिटर लगाया ताकि आपकी मोटर जो है वो स्मूथली स्टार्ट हो सके और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, कन्वेयर बेल्ट में, AC फ्रिज में आदि में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, कैपेसिटर रन या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, कैपेसिटर रन मोटर क्या है, देखिए कैपेसिटर रन मोटर में हम कुछ नहीं करते हैं, केवल जो आपका ऊपर लगा था सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको हम हटा देते हैं तो ये आपकी बन जाती है क्या, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, लेकिन हम जो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे तो डिटेल से हम पढ़ाएंगे, आपसे दो चीज़ पूछी जाती है,
या तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है या कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर क्या होती है, इन दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। देखिए कैपेसिटर रन मोटर के बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता दें कि इसमें एक आपका यूनिफॉर्म पावर फैक्टर होता है, मतलब कि एक सीधी रेखा जो कि है एक सा पावर फैक्टर आपका इसमें होता है। इसकी देखिए दक्षता एफिशिएंसी इसकी हाई होती है और इसमें स्विच नहीं होता है और आपका परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक, इसमें क्या नहीं होता है, स्विच इसमें जो कि है नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है क्या, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, देखिए ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में हम कुछ नहीं करते हैं, आपके स्टार्ट और रन इन दोनों जो कि है चित्र को मिला देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है क्या, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। ठीक, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहली बारी आती है हमारे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। इसके बारे में देखिए आप डिटेल से जानें। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इस प्रकार के मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग बाइंडिंग की सीरीज में क्या करते हैं, हम कैपेसिटर लगा देते हैं। हमने आपको अभी चित्र में दिखाया क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की सीरीज में एक कैपेसिटर को लगा देते हैं। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसे सीलिंग फैन में देखने को जो कि है देखा जा सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए इसमें इस मोटर के दो भाग मुख्य होते हैं। दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है मेन वाइंडिंग और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का काम क्या होता है, देखिए इसे मेन वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है। यह मोटे तार का बना होता है, इसका रेजिस्टेंस लो और आपका इंडक्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है और आपका इंडक्टेंस इसका हाई होता है। यह मोटर की आपकी रनिंग के लिए रनिंग टॉर्क डेवलप करता है, मतलब कि ये मोटर की रनिंग के लिए क्या करता है, आपको रनिंग टॉर्क जो कि है देता है। ठीक है, देखिए सीधा सा आप समझे कि मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये मोटे तार की बनाई जाती है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, और आपको जो यह मोटर की रनिंग के लिए रनिंग टॉर्क डेवलप करती है। अब बात आती है हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की। जो देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक, यह पतले तार से बनी होती है। आपकी देखिए आप देख सकते हैं कि मेन वाइंडिंग आपकी मोटे तार की बनी होती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो आपके पतले तार की बनी होती है। इसका रेजिस्टेंस हाई और आपका इंडक्टेंस लो होता है। देखिए अब यहाँ पर आप समझे इस चीज़ को। देखिए मेन वाइंडिंग में हमने क्या पढ़ा था, मेन वाइंडिंग में हमने पढ़ा था कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस इसका लो होता है और आपका इंडक्टेंस हाई होता है। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट आपका जो कि है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई तथा इंडक्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस को हम आर से यहाँ पर प्रदर्शित किया है और इंडक्टेंस को हमने एस से प्रदर्शित किया है। ठीक, इसमें धारा बह रही है आई एम और इसमें धारा बह रही है आई एस। ठीक है, हम इसको आर एस और इसको एक्स एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग के लिए, ठीक देखिए इस कार्य मोटर की स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है। देखिए आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करना। क्या होता है, आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम होता है स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करना और मेन वाइंडिंग का काम होता है क्या, रनिंग टॉर्क को जो कि है डेवलप करना। ठीक, अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आप चित्र को समझें। ये आपका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, हमने यहाँ से वन फेज की एसी सप्लाई दी है इसको। ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपका बीच में क्या है, स्क्वायरल गेज रोटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में अभी हम सभी पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है, यह स्विच स्टार्टिंग बाइंडिंग में सीरीज में लगा होता है। देखिए यह आपका जो स्विच होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग में क्या लगा होता है, श्रेणी क्रम में या सीरीज में लगा होता है, जो कि मोटर की स्टार्टिंग में क्लोज रहता है। मोटर जब स्टार्ट होती है तो क्या रहता है, क्लोज रहता है और मोटर के 75 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेने पर यह ओपन होकर स्टार्टिंग बाइंडिंग को और सर्किट में लगे कैपेसिटर को सर्किट से बाहर कर देता है। यह IS और IM के बीच फेस एंगल बढ़ाता है। देखिए क्या करता है, IS और
IM और IS के बीच फेस एंगल को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है ठीक, तो इसको स्टार्ट करने का काम करता है ठीक। स्टार्टिंग के समय ये क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही आपका रोटर 75 से 80% की स्पीड डेवलप कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, तो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और आपका ओपन होकर आपके ये जो कि है आपके एक्सिलरी वाइंडिंग को और सर्किट आपके कैपेसिटर को जो कि है सर्किट से ये अलग कर देता है। और आपका रन जो मेन वाइंडिंग है इसको रनिंग कंडीशन में जो कि है रखे रहती है ठीक। इसके बाद कैपेसिटर के बारे में जानें कि इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए करते हैं। यह सीरीज में लगाया जाता है। स्क्वायरल गेज रोटर क्या है, इस प्रकार की मोटर में स्क्वायरल गेज रोटर का प्रयोग होता है। इसे आपका सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से बनी रोटर कोर होती है ठीक है। देखिए स्लॉट्स कटे, इस रोटर कोर में स्लॉट्स कटे होते हैं। इन स्लॉट्स में जो कि है सॉलिड कॉपर बार को प्लेस किया जाता है, मतलब कि भरा जाता है। और इस बार को दोनों एंड पर एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यह पूरे संरचना की सहायता से आपके शाफ्ट पर आधारित होती है। अब इसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो कि है वर्किंग समझ लेते हैं कि देखिए जब मोटर के स्टेटर को वन फेज AC सप्लाई दी जाती है तो मेन वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट IM और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट IS फ्लो होने लगता है। जिससे दो फ्लक्स फाई एम और फाई एस बनता है। दो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड उत्पन्न होती है। देखिए दो फ्लक्स आपके जब भी बनेंगे तो उससे क्या होने लगता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिसको जब रोटर के द्वारा कट किया जाता है तो रोटर में एक EMF इंड्यूज होता है और रोटर वाइंडिंग में इंड्यूज करंट फ्लो होने लगता है। यह करंट उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसलिए रोटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि है रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर के लगाने से स्टार्टिंग करंट वोल्टेज से लीड कर जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग करंट वोल्टेज से आगे निकल जाता है, जिससे कि मेन करंट और आपका स्टार्टिंग करंट के बीच फेस एंगल अधिक 60 से 80 डिग्री जो कि है रहता है ठीक। इसके बाद देखिए आप इसमें जो कि आगे देखेंगे, इसी में हम आगे लिखेंगे कि जिस प्रकार से इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई रहता है। जब मोटर 75 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को आपके सर्किट से बाहर कर देता है, परंतु मेन वाइंडिंग द्वारा डेवलप किए जाने वाला रनिंग टॉर्क के कारण मोटर रन करती रहती है ठीक। हमने आपको चित्र के माध्यम से भी बड़े ही आसानी तरीके से समझा दिया है ठीक है। आप इसी चीज़ को 2 बार पढ़ें और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, आप विश्वास मानिएगा एक बार में आपको याद हो जाएगा। अब एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपके गैसोलीन पंप में ठीक, स्मॉल एयर कंप्रेसर में, रेफ्रिजरेटर में, वैक्यूम क्लीनर में, आपके वॉशिंग मशीन में, आपके पोर्टेबल हाइस्ट और सीलिंग फैन आदि जगहों पर जो कि है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर भी इसको कह सकते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि इस प्रकार की मोटर में 2 कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में हम क्या करते हैं, 2 कैपेसिटर का यूज करते हैं। हमने आपको चित्र में भी दिखाया था कि इसमें हम 2 कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिसमें से एक स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं, और दूसरा रनिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है जिसको हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। सामान्य सी बात है कि इसमें देखिए हमने 2 कैपेसिटर लगा दिए ठीक है। जो कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाएगा हम उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर कहेंगे, और जो कैपेसिटर हमारे रनिंग टॉर्क को बढ़ाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रनिंग कैपेसिटर कहेंगे। देखिए जो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको हम लिख देंगे CS से, स्टार्टिंग कैपेसिटर ठीक। स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम लिखेंगे CS से और स्टार्टिंग आपका रनिंग कैपेसिटर को हम लिख देंगे CR से ठीक है। इसलिए इस मोटर को CSCR कहते हैं। अब CSCR का फुल फॉर्म क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इसको कहते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, इसमें दो भाग होते हैं, आपका स्टेटर और रोटर। स्टेटर के अंतर्गत आपका आता है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग को ही हम कहते हैं क्या, रनिंग वाइंडिंग। और रोटर के अंतर्गत आता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये तीन चीज़ और ये तीन चीज़ तीनों एक ही हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को होगा। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है। इसके कैपेसिटी CS से प्रदर्शित करते हैं। इसका कार्य स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से लीड करना, मतलब कि लीड करने का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से आगे रखना या करना, स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से आगे करना स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, ठीक है। रनिंग टॉर्क, रनिंग कैपेसिटर क्या है, देखिए यह एक ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है। इसमें इसको CR से प्रदर्शित करते हैं। यह स्टार्टिंग टॉर्क को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यह मोटर के रनिंग कंडीशन में भी मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा रहता है और रनिंग टॉर्क को बढ़ाता है। अब आप इसका जो कि है चित्र आराम से देख लें। इसका चित्र हमने आपको दो तरह से बता दिया। देखिए एक चित्र तो आपका ये है, ठीक है। दूसरा चित्र हम आपको दिखा दें, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इसी को हम इस तरह से भी जो कि यह बना सकते हैं। इसी दो कैपेसिटर को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी जो कि ये दोनों कैपेसिटर को हम लगा सकते हैं। देखिए जो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाएगा उसको हम कहेंगे CS से प्रदर्शित करेंगे, हमने आपको बताया था। जो हमारे रनिंग टॉर्क को बढ़ाएगा हम उसको CR से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ठीक। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है। ये बीच में रोटर लगा हुआ है, ठीक। इवन फेस की AC सप्लाई जो कि हमने इसको प्रदान की, ठीक। तो सेम कहानी आपको सभी में लिखना है, बस थोड़ा सा तरीका जो कि अलग हो जाता है। देखिए जैसे कि हमने आपको समझाया सबसे पहले तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो कैपेसिटर स्टार्ट में हमने कैपेसिटर आपका और सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोनों का यूज किया। कैपेसिटर रन मोटर में हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में हमने देखिए कि दो कैपेसिटर लगा दिए और साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी यूज किया है। तो कहानी सेम है, आपको थोड़ी सी जो कि चेंज करके लिखनी है। वर्किंग में क्या लिखेंगे हम, दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एस तथा फाई एम के आपस में इंटरएक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम RMF कहते हैं वो डेवलप होता है, ठीक। RMF जो कि डेवलप होता है जिसका फ्लक्स रोटर के द्वारा कट किया जाता है, जिससे रोटर में एक EMF डेवलप होता है और आपके रोटर वाइंडिंग में इंड्यूज करंट फ्लो होता है। देखिए रोटर और इससे क्या करता है, जैसे ही आपका EMF इंड्यूज होता है या EMF डेवलप होता है तो क्या होता है, रोटर आपका घूमने लग जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर का स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से लीड करना स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग के बीच फेस एंगल बढ़ाता है, ठीक है, ताकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई डेवलप हो जाए। जब मोटर 75 से 80% की स्पीड हासिल कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होकर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को और आपके सर्किट से आउट कर देता है, परंतु रनिंग कैपेसिटर अभी भी मेन वाइंडिंग के साथ लगा रहता है और रनिंग टॉर्क को जो कि है बढ़ाता रहता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आपका, इसको आप फिर से पढ़ेंगे कि 75 से 80% की स्पीड हासिल कर लेने पर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से आउट कर देता है। मतलब क्या है, जब हमारी रोटर की स्पीड 75 से 80% हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा और आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर देता है। लेकिन आपका CR जिसको हमने कहा है क्या, रनिंग कैपेसिटर, ये आपका मेन बाइंडिंग के साथ जुड़कर इसको घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो इतनी सी इसकी कहानी थी। एप्लीकेशन आप इसका देख लीजिए, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग हाई टॉर्क के कार्यों में होता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वातावरण को शांत रखना हो, जैसे कि लाइब्रेरी, दफ्तर, हॉस्पिटल, ठीक है। इसका यूज देखिए किस किस में होता है, ड्रिल मशीन में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में, रेफ्रिजरेटर में, AC में और आपके टेलीफ्रिज, ठीक, और आपके ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स में आदि जगहों पर जो कि है इसका यूज हम करते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा शेडेड पोल मोटर। देखिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो इस तरह से आप शेडेड पोल का जो कि है स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये आपका शेडेड पोल है, ठीक है। ये इसको हमने वन फेस AC सप्लाई दी है। ये आपका है कोर वाइंडिंग, ये है आपकी मेन वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद आप एक चित्र और जो कि इसमें और बनाएंगे। देखिए ये है आपका स्टार्ट बाइंडिंग,
इसको हम कहते हैं क्या, शेडेड पोर्शन। ठीक, ये आपका स्क्वायरल गेज रोटर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये आपकी शेडिंग कॉइल है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इसके बाद देखिए इसमें हम लिखेंगे कि शेडेड पोल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो आपके सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, सेल्फ स्वयं से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, किसी आपके कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया था। इसमें जो आपके शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होती है, इसमें हम किसी भी प्रकार के कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं। इसे आपके शेडेड पोल मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शेडेड पोल बाद शेडिंग कॉइल लगी होती है। यह मोटर केवल एक दिशा में रोटेट कर सकती है। केवल इसकी जो कि एक कमी है, ये मोटर आपकी क्या है, एक दिशा में ही जो कि है रोटेट कर सकती है या घूम सकती है। कंस्ट्रक्शन में देखिए हम देखेंगे कि इसमें 2 या 4 पोल का प्रयोग होता है। इस मोटर के स्टेटर में स्टेटर पोल की 1/3 भाग पर, स्टेटर पोल को 1/3 भाग पर एक आपके स्लॉट कटा होता है। क्या होता है, 1/3 भाग पर एक स्लॉट कटा होता है, जिससे स्टेटर पोल को 2 आपके शेडेड तथा अनशेडेड में बांटा जाता है, अनशेडेड भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अनशेडेड भागों में ठीक आपके कॉपर वायर की बाइंडिंग की जाती है। इसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है और इसको प्राइमरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। देखिए, सप्लाई इसी बाइंडिंग में दी जाती है और शेडेड पार्ट में एक कॉपर की रिंग डाल दी जाती है, जिसे शेडेड बाइंडिंग कहा जाता है। देखिए, इसके बाद सेकेंडरी जो आपकी बाइंडिंग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग भी जो कि हम इसी को कहते हैं, और आपकी शेडेड बाइंडिंग मेन बाइंडिंग द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फ्लक्स φm को कट करके अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे कि फ्लक्स φs होता है। इस प्रकार स्टेटर में 2 मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे जिसके आपस में आपके इंटरेक्शन के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर रोटर की बात करें तो इसमें भी जो कि है गेज टाइप रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी जो ये मोटर है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, गेज टाइप मोटर जो कि है रोटर का शेडेड पोल में ठीक उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखिए इसमें आगे लिखेंगे क्या, ऑपरेशन में हम लिखेंगे कि जब मोटर के स्टेटर पोल्स की मेन वाइंडिंग में 1 फेज AC सप्लाई देते हैं तो यह मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड का φm कॉपर रिंग के द्वारा कट किया जाता है, जिससे कॉपर रिंग अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। ठीक है, इस प्रकार 2 फ्लक्स φm और φs उत्पन्न होते हैं। दोनों के आपके इंटरेक्शन के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF उत्पन्न होता है, जिसके कारण फ्लक्स एयर गैप से पास होकर जो कि है रोटर पर पहुंचती है और रोटर आपके कंडक्टर के द्वारा कट होता है। ठीक है, जिससे कि रोटर कंडक्टर में एक EMF प्रोड्यूस होता है। चूंकि रोटर कंडक्टर सर्किट क्लोज्ड होता है, इसलिए इंड्यूज करंट फ्लो होता है, जो किसी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटर मूव करने लगता है और घूमने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इस जो कि है शेडेड पोल मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग हम अति निम्न बल आघूर्ण के कार्यों में करते हैं। देखिए, जहाँ पर हमको कम बल की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम शेडेड पोल मोटर का जो कि उपयोग करते हैं। देखिए, छोटे पंखे में, ठीक, डेस्क फैन, हेयर ड्रायर और आपके यूनिट हीटर, आपके डैम्पियर कंट्रोलर, इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे खिलौने और फोनोग्राम, जो कि इन जहाँ पर हमको कम बल की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो कि है प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपका हो गया शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसके बाद देखिए अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, AC सीरीज मोटर। देखिए, AC सीरीज मोटर के बारे में भी हम जो समझ लेते हैं। ठीक, इसके बाद जो जितने आपके टॉपिक बचेंगे उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब हम समझते हैं AC सीरीज मोटर। देखिए, AC सीरीज मोटर की संरचना DC सीरीज मोटर के समान नहीं होती है। अगर DC सीरीज मोटर में AC सप्लाई दिया जाए तब भी वह मोटर के रूप में कार्य करेगी, परंतु रिजल्ट संतोषपूर्ण मतलब कि हमको संतोष करने वाला नहीं होगा। एक DC सीरीज मोटर में फील्ड तथा आर्मेचर बाइंडिंग आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है और इस मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि स्टार्ट करने की क्षमता जो कि इस मोटर की है AC सीरीज मोटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस मोटर
का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इसे बिना लोड नहीं चलाया जाना चाहिए, नहीं तो इसकी क्या होगी, फील्ड उखड़ सकती है और दुर्घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई एसी सीरीज मोटर का इंट्रोडक्शन। अब आपकी देखिए संरचना हम समझ लेते हैं कि देखिए एसी सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर का विकसित रूप है। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो एसी सीरीज मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर का अपडेट रूप है। इसकी संरचना लगभग डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, परंतु फिर भी डीसी सीरीज मोटर की तरह नहीं प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि जब डीसी मोटर के सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो मोटर के कैरेक्टरिस्टिक सप्लाई ठीक वोल्टेज की प्रकृति के अनुसार बदल जाती है। इस कहने का तात्पर्य यह है कि एसी सप्लाई पर डीसी सीरीज मोटर का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से जो कि आप इसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इस कमी ठीक इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि अगर एसी सप्लाई देने पर डीसी सीरीज मोटर में जो कमी आती है, अगर इन कमियों को किसी प्रकार दूर कर दिया जाए तो डीसी सीरीज मोटर ही एसी सीरीज मोटर की तरह काम करेगी। ठीक, अब उसमें जो कि कमी क्या क्या है, इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का जो कि है प्रयोग करते हैं। देखिए आपके सबसे पहले तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी मोटर का, देखिए कंडक्टिविटी कंपनसेटेड टाइप मोटर, और दूसरी मोटर हमारी होती है आपके इंडक्टिविटी कंपनसेटिव टाइप मोटर। ठीक, अब देखिए इसमें हम देख ले, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये आपका देखिए फील्ड वाइंडिंग है, ये है आपका वन फेज आपका इंडक्शन मशीन, ये आर्मेचर। ठीक, और आप ये क्या लगा हुआ है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी हुई है नीचे। इसके बाद दूसरा चित्र आपका सामने जो कि स्क्रीन पर ये रहा, दूसरा चित्र इसका जो आप बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, ये फील्ड वाइंडिंग है, वो ये है वन फेज आपका इंडक्शन मोटर। अब वर्किंग में हम क्या लिखेंगे कि इसमें पहले वाले चित्र में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में लगाया गया है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले चित्र में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को क्या करा है, आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया गया है, लेकिन सीरीज में जोड़ा गया है। दूसरे चित्र में क्या है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का मोटर के आर्मेचर सर्किट के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब कि दूसरी वाले चित्र में हमने वो कंपनसेटिंग बाइंडिंग नहीं लगाई है। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मर क्रिया होगी क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के जैसे कार्य करेगी। ठीक, इसके बाद आपका ये चित्र बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हम वन फेज की एसी सप्लाई देंगे, ये है मेन बाइंडिंग, ये है आपका आर्मेचर और ये है आपका कंपनसेटेड बाइंडिंग। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, एसी में, वैक्यूम क्लीनर में, आपके रिकॉर्ड प्लेयर में और आपके ट्रॉली कार में जो कि है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल मोटर। देखिए यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर होती है जिसे डीसी या वन फेस एसी सप्लाई दोनों पर चलाया जा सकता है। देखिए यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है ठीक जिसको एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ही चलाया जा सकता है। ठीक है, यह भी डीसी सीरीज मोटर के समान ही होती है। जिसको देखिए यूनिवर्सल मोटर आपकी ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है, मिक्सी में लगा मोटर यूनिवर्सल मोटर होता है। ठीक, और भी हम आपको उदाहरण बताएंगे। देखिए इसको सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर और आपकी यूनिवर्सल मोटर का कार्य सिद्धांत लगभग समान ही होता है। इसे ऑपरेशन के समय ध्वनि बहुत कम होती है, मतलब कि जो मोटर आपकी यूनिवर्सल मोटर है ये बहुत ही कम आवाज़ आपकी जो कि यह करती है। अब हम बात करते हैं संरचना के बारे में। देखिए एक यूनिवर्सल मोटर की संरचना एक डीसी मशीन की संरचना के समान ही होती है। इसमें स्टेटर होता है जिस पर फील्ड पोल लगा होता है, फील्ड पोल पर फील्ड कॉइल की बाइंडिंग की जाती है। देखिए फील्ड पोल लगा होता है और फील्ड पोल पर कॉइल की बाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, पूरा मैग्नेटिक पाथ आपका लेमिनेटेड होता है। एसी पर कार्य करते समय आपकी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेशन आवश्यक आप जो कि है ज़रूरत ही होता है। ठीक, रोटर आर्मेचर आपका बाउंड टाइप का होता है जिसे सीधा या तिरछा स्लॉट होते हैं और इसमें ब्रुश व कम्यूटेटर भी लगा होता है। आपकी जो यूनिवर्सल मोटर है इसमें ब्रुश और आपका क्या कम्यूटेटर भी लगा होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि यदि डीसी सीरीज मोटर की आपकी पोलैरिटी चेंज कर दे तो भी यह एक ही दिशा में रोटेट करेगी, इसलिए इसे एसी सीरीज पर भी जो कि है प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसे एसी सप्लाई पर भी जो कि इसको प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका चित्र देखेंगे। देखिए एक डायग्राम जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक डायग्राम आपका ये रहा सामने। ठीक है,
इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, हम इसमें लिखेंगे कि उपर्युक्त चित्र में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़े होते हैं। इसमें दी गई आपके फील्ड पोल होता है, ठीक। इसमें क्या होते हैं, दो आपके फील्ड पोल होते हैं, ठीक, दो आपके क्या फील्ड पोल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आर्मेचर लगा हुआ है, आपका क्या है, आपका कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है, ये आपकी मेन फील्ड वाइंडिंग है, और ये आपकी वन फेस जो कि है सप्लाई हम दे रहे हैं। वर्किंग में हम लिखेंगे कि एक यूनिवर्सल मोटर डीसी या सिंगल फेस एसी सप्लाई पर काम करती है, ठीक। जब यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो यह डीसी सीरीज मोटर की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे, देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यदि करंट आर्मेचर काउंटर से भी प्रवाहित होता है तब एक करंट ले जाने वाले आपके कंडक्टर को आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो यह एक आपके मैकेनिकल पावर का अनुभव कराता है। एक मैकेनिकल बल या टॉर्क के कारण रोटर जो कि ये घूमने लगता है। देखिए जब आपका मैकेनिकल पावर या टॉर्क उत्पन्न होती है तो क्या करता है, रोटर आपका घूमने लगता है। हम जानते हैं कि ऐसी आपका एसी तथा डीसी सप्लाई की स्थिति में मोटर के रोटेशन की दिशा एक समान रहती है। इस प्रकार यूनिवर्सल मोटर में चाहे एसी दिया जाए या डीसी दिया जाए, दोनों ही अवस्थाओं में रोटर तथा रोटर आपके फ्लक्सों की आपकी अनुक्रिया, ठीक, अनुक्रिया कैसी होगी, अनुक्रिया द्वारा उत्पन्न बलागुण की दिशा एक समान होती है। मतलब कि इसमें हम चाहे डीसी सप्लाई दे चाहे एसी सप्लाई दे, ये जो कि है एक ही दिशा इसकी होगी, क्योंकि स्टेटर तथा रोटर श्रेणी संयोजन होने के कारण दोनों में धारा की दिशा परिवर्तन एक साथ होती है, ठीक। अब एप्लीकेशन मतलब हम कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए आपकी यूनिवर्सल मोटर, इस मोटर का प्रयोग हाई टॉर्क वाले कार्यों में किया जाता है। मतलब कि जहाँ पर हाई मतलब कि ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम यूनिवर्सल मोटर का जो कि उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड आपकी 3000 से 12000 आरपीएम तक होती है। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखिए आपका पोर्टेबल टूल्स में, ठीक, आपका पोर्टेबल ड्रिल में, ठीक, वॉशिंग मशीन में, घरेलू उपयंत्र में, फूड मिक्सर में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में और छोटे पंखों में। यहाँ पर जो कि इसका यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हमने को देखने को मिलता है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, सिंगल फेज साइक्रोनस मोटर। देखिए सिंगल फेज साइक्रोनस मोटर, देखिए इसके अंतर्गत निम्न दो मोटर आपकी आती हैं। पहली वन फेज आपका हाइटेरेसिस मोटर और दूसरा वन फेज आपका रिलक्टेंस मोटर, ठीक। सबसे पहले हम जानते हैं हाइटेरेसिस मोटर क्या होता है। देखिए यह विशेष प्रकार की सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर यूनिवर्सल मोटर होती है। यह एक विशेष प्रकार की सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP साइक्रोनस मोटर होती है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ आपका हाइटेरेसिस पर मैकेनिकल टॉर्क उत्पन्न होती है। इसका ऑपरेशन लगभग साइक्रोनस मोटर के समान ही होता है। इसकी मतलब कि इसकी संरचना लगभग आपकी स्प्लिट फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो कि आपके लिए लिखा गया है, इसका आप चित्र जो कि देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी इसका डायग्राम जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन पर भी आप जो कि इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसके बारे में जो कि इसकी संरचना है, इसके पार्ट्स हैं स्टेटर और रोटर, इनके बारे में जो कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टेटर क्या है, देखिए स्टेटर में हम लिखेंगे कि हाइटेरेसिस मोटर के स्टेटर की संरचना स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही होती है। यह दो प्रकार की होती है, आपका शेडेड पोल टाइप स्टेटर और दूसरा होता है परमानेंट स्लिप आपका कैपेसिटर टाइप स्टेटर। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हाइटेरेसिस मोटर को आपका स्टेटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान है, जो आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF उत्पन्न करता है। हाइटेरेसिस मोटर के लिए सिंगल फेस मोटर स्टेटर वाइंडिंग में स्थायी मतलब कि परमानेंट स्लिप आपका स्प्लिट कैपेसिटर और आपका शेडेड पोल टाइप बहुत छोटे आकार के होते हैं। अब रोटर में हम क्या लिखेंगे, रोटर में हम लिखेंगे कि हाइटेरेसिस मोटर के रोटर की संरचना लगभग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्क्वायर गेज रोटर के समान होती है, ठीक। अंतर केवल जो कि है इतना होता है कि इसका रोटर कोर लो इलेक्ट्रिक लॉस वाले आपका सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के स्थान पर अधिक हाइटेरेसिस लॉसेस वाले हार्ड मैग्नेटिक स्टील अर्थात स्टील अथवा आपके क्या कोवेल्ट स्टील का छोटे आकार में होती है, ठीक। रोटर आपका सिंपल स्मूथ और स्मॉल सिलेंड्रिकल होता है। तो स्टैंड स्टील स्थिति में साइक्रोनस स्पीड तक एक समान टॉर्क तथा ध्वनि रहित साइक्रोनस स्पीड उत्पन्न करती है। मतलब कि जो आपकी
आपकी सिंगल फेज साइक्रोनस मोटर होती है, क्या करती है, एक स्मूथ गति प्रदान करती है और हमारी जो कि है ये कम आवाज़ करती है। वर्किंग में हम इसमें लिखेंगे कि इसमें स्टेटर के सेटेड पोल्स द्वारा उत्पन्न आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से आपका रोटर करंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जो मोटर इंडक्शन ठीक और मोटर की तरह स्टार्ट कर देती है तथा हाइस्टेरेसिस मोटर की गति बढ़ाने से आपका रोटर डिस्क में अधिक हाइस्टेरेसिस लॉस डेवलप या उत्पन्न होते हैं। रोटर के आपका इंड्यूस करंट फ्लो होने के कारण इसमें क्रॉस बार्स एक्सिस की ओर दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल का विकास जो कि डेवलप होती हैं। इसका रोटर आपका सर्किट सदैव हाई हाइस्टेरेसिस टॉर्क बनाए रखता है। इस प्रकार यह मोटर अचानक या आपका अकस्मात तथा अनबैलेंस लोड परिवर्तन की कंडीशन में भी अपनी एक समान गति बनाए रखती है। देखिए आपको जो कि नोट्स दिए जाएंगे तो उससे आप एक बार जो कि इसे जरूर से पढ़ लें। एकदम सरल और आसान भाषा में आपके लिए नोट्स बनाया जा रहा है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको एक बार में समझ में आएगा, आप एक दो बार जहाँ पढ़ेंगे इनको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उपयोग में हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्वनि रहित होने के कारण इसका यूज आपके देखिए सॉइड इक्विपमेंट और टाइमिंग डिवाइस में ज़्यादातर किया जाता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, फोनोग्राम, घरों के यूज करने वाले जो कि है इलेक्ट्रिक क्लॉक आदि में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखिए हमारा आता है रिलक्टेंस मोटर। देखिए यह स्क्वायर गेज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का ही विकसित रूप है जिसमें रिलक्टेंस के प्रिंसिपल पर मैकेनिकल टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक, इसके बाद आप इसका डायग्राम जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो कि आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी हमारे दो भाग होते हैं, एक स्टेटर एक रोटर। आपकी जितनी भी मशीन्स हैं उन सभी में दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, तो इन दोनों को आपको जो कि ध्यान में ज़रूर से रखना है। ठीक, आप डायग्राम जो कि देखकर अच्छे से बना सकते हैं और डायग्राम हमको एकदम साफ और क्लियर बनाना है ताकि एग्जामिनर जो कि है हमको डायग्राम के तो पूरे नंबर दे ही सके, 2 या 3। ठीक, स्टेटर में हम क्या लिखेंगे, इसमें रिलक्टेंस मोटर के स्टेटर की बनावट स्क्वायर गेज रोटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही होती है, जो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पहला स्प्लिट फेज टाइप स्टेटर जिसके साथ एक आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन टाइप स्टेटर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। और 3 फेज टाइप स्टेटर जिसका प्रयोग प्रायः आपका इंटीग्रेट हॉर्स पावर आपके रेटिंग्स वाले आपके रिलक्टेंस मोटर में होता है। अब रोटर की बारी आती है तो रोटर में हम लिखेंगे कि वन फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर 1 फेज आपका FHP मोटर वाले आपके फ्रैक्शन पावर के एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक स्क्वायर गेज रोटर टाइप का यूज होता है। इसे रोटर में विशेष प्रकार के खांचे कटे होते हैं, आपके स्लॉट्स की सॉफ्ट आयरन के वायु साइलेंट पोल की तरह जो कि है यूज किए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें आगे क्या लिखेंगे, आगे वर्किंग में देखिए हम लिखते हैं, वर्किंग में हम लिखेंगे कि रिलक्टेंस मोटर एक स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर की गति साइक्रोनस स्पीड तक पहुंचते ही आपके सॉफ्ट आयरन पोल की आपके स्लिप क्रमशः कम होती चली जाती है, जिससे कि क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF तथा आपका रोटर स्पीड में आपका पारस्परिक अंतर इतना कम हो जाता है जिससे कि स्टेटर पोल द्वारा रोटर के पोल्स चुंबकित होते हैं। ठीक, इस कंडीशन में रोटर साइक्रोनस स्पीड पर घूमने लग जाता है। अब इसके उपयोग हम देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड की स्थिति स्थापित करने के लिए, ठीक, आपके टेक्सटाइल आपके मशीन्स को साइक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए, रेक्टिफायर इन्वर्टर यूनिट्स का कंट्रोलिंग स्विच क्रिया द्वारा वाइब्रेट आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए, और इसका यूज ड्राइव जो कि ड्राइव की तरह आपके पोजीशन सेटिंग गति स्पीड कंट्रोल या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपने जो कि है ये सभी मोटर जो कि हैं हमारे सेकंड यूनिट में जितनी भी मोटर थी आपकी ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो सबसे ज़रूरी है वीडियो को सभी दोस्तों के साथ अपने ज़रूर से शेयर करें। देखिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करें
ताकि उनको भी रिवीजन करने में आसानी हो। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सुनने से 70% याद होता है, सभी लोगों को, हम सभी लोगों को 70% याद केवल सुनने से हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपको सुनाया भी जा रहा है और साथ ही आपको सभी टॉपिक समझाए जा रहे हैं और दिखाए भी जा रहे हैं। देखिए कोचिंग से अच्छा आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप अभी भी इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सकें तो फिर वो बेकार है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं या तो आप नोट्स ले लें। देखिए नोट्स लेने से क्या होता है, हमको रिवीजन करने में आसानी होती है। हमने आपसे शुरू से कहा था कि नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, नहीं बना पाए किसी वजह से, तो वो ले सकते हैं। आपको एक नोट जो किया पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, आपका अगर कोई भी एक सब्जेक्ट का आप नोट्स लेते हैं तो 49 रुपये का है। लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं, IMED, मशीन सेकंड, स्विच गियर और आपके PLC और RSE, तो आपको सभी नोट्स केवल मिलते हैं 149 रुपये में, 149 में आपको सभी नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।